हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नर्ड। जैसा कि आपको पता है, हम हिंदी की पूरी व्याकरण कोर्स हिंदी का पूरा व्याकरण कोर्स कर रहे हैं। इसकी ये दूसरी क्लास है। हमने पहली जो वीडियो आई थी उसमें हमने संज्ञा कंप्लीट पूरा ख़त्म कर दिया था। उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा संज्ञा में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वो जाके वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे सर्वनाम। संज्ञा के बाद सर्वनाम पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि संज्ञा के जगह पर सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, वो हम आगे देखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर दो शब्द आ रहे हैं, सर्व और नाम। सर्व का मतलब होता है सभी, और सभी नाम। नाम को संज्ञा भी कहते हैं। जैसे कि संज्ञा वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, संज्ञा का मतलब होता है सारे नाम। कोई भी आप वस्तु देखते हैं, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबों का कोई ना कोई नाम होता है, और जिसको हम संज्ञा कहते हैं। किताब है, पेन है, पेंसिल है, कोई व्यक्ति है, कोई जगह है, पहाड़, दिल्ली, भारत, अमेरिका। और जो वस्तुएं दिखती भी नहीं हैं वो भी संज्ञा होती हैं, जिनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जो कि हमने पढ़ा था। उनको सबको संज्ञा कहते हैं। तो फिर हर किसी का नाम है, तो हमें सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी? सर्वनाम की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हम हर जगह संज्ञा का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम बार बार संज्ञा का प्रयोग करेंगे तो वाक्य बोलने में बहुत अटपटा लगेगा, बहुत ख़राब लगेगा। जैसा कि संज्ञा की जो परिभाषा है उसमें हम पढ़ सकते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के जगह पर इस्तेमाल होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात किसी वाक्य में एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आपको मैं उदाहरण से समझाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा आपको। उदाहरण के लिए देखिए, अमित दिल्ली जाता है। फिर उसके बाद मैं ये भी कह सकता था, अमित दिल्ली जाता है, अमित वहाँ नौकरी करता है। लेकिन ये सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगता, तो इसी कारण सर्वनाम का जन्म होता है। अमित दिल्ली जाता है, वह वहाँ नौकरी करता है। ये जो वह आया, ये अमित के लिए आया हुआ है। क्योंकि हम अमित को बार बार नहीं दोहरा सकते हैं, इसलिए वह का प्रयोग किया। ऐसे ही पिताजी विदेश रहते हैं, वे वहाँ नौकरी करते हैं। अब देखिए, जो वे है, वे किसके लिए आया है? पिताजी के लिए। और यहाँ पर वह अमित के लिए। और ये दोनों शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम। तो सर्वनाम का सिंपल सा सामान्य सा मतलब होता है, संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको हम सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के कुछ भेद होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं, वो हम देख लेते हैं क्या क्या प्रकार होते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ये एग्ज़ामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर याद रखिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। 6 भेद कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। हम एक एक करके सारे भेदों को पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर एक लिस्ट देख लेते हैं कि भेद कौन कौन से होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये कुल 6 प्रकार के भेद होते हैं जो सर्वनाम में होते हैं। इसके हम एक एक करके इसके बारे में जानेंगे और एक एक करके हम इसके बारे में समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले पुरुषवाचक सर्वनाम से। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका क्या अर्थ होता है? जैसा कि आपको
शब्द से ही पता चल रहा है इसके अंदर पुरुषवाचक सर्वनाम आ रहा है, मतलब किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। या तो वो अपने लिए प्रयोग करेगा या सुनने वाले के लिए या किसी और के लिए जो वहाँ पर उपस्थित नहीं है। मैं आपको उदाहरण से समझा देता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है। पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। एक तीसरा व्यक्ति भी है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे 3 प्रकार के व्यक्ति हों जब ये अपने लिए भी बात कर सकता है, ये इसके लिए भी बात कर सकता है और ये इसके लिए भी बात कर सकता है। जिन शब्दों का प्रयोग करेगा उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये अपने लिए प्रयोग कर रहा है। तुम कहाँ रहते हो, ये सामने वाले के लिए प्रयोग कर रहा है। वे कौन हैं, ये किसी और व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 और भेद होते हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसा कि आपको मैंने यहाँ पर बताया था, पहला व्यक्ति ये होता है, दूसरा व्यक्ति ये होता है और तीसरा व्यक्ति ये होता है। तो पहला व्यक्ति ही होता है उत्तम वाचक सर्वनाम, और जो दूसरा व्यक्ति होता है वो होता है मध्यवाचक सर्वनाम, और जो तीसरा व्यक्ति होता है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। एक एक करके पढ़ लेते हैं हम। इसके जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक मतलब जो अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, खुद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं, मुझे, मेरा, मुझको, ये सारे एक वचन में हैं। अगर इसको बहुवचन कर देंगे हम, हमें, हमारा, हमको, ये सारे बहुवचन में हैं, इसके उदाहरण देख लेते हैं। मैं आप सभी का बहुत सम्मान करता हूँ, मुझे आम खाना पसंद है। यहाँ जो व्यक्ति है अपने बारे में बात कर रहा है, खुद के लिए, उत्तम पुरुष। जब वो खुद के लिए इस्तेमाल करेगा तो उत्तम पुरुष होगा। हम अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, यहाँ पर बहुवचन में प्रयोग किया जा रहा है। हमें सभी का आदर करना चाहिए, यहाँ पर भी बहुवचन के तौर पर अपने लिए इस्तेमाल हो रहा है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम देखते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम मतलब सामने वाला व्यक्ति जिससे बातें करी जा रही हैं, जैसे कि तू, तुझे, तेरा, तुझको, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, आप। तू कैसा है, सामने वाले व्यक्ति से बोल रहा है, तू कैसा है। तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए, तुम्हारा पेन नीचे गिर गया। तुम बहुत ईमानदार हो, सामने वाले व्यक्ति से कहा जा रहा है। आप सभी जल्दी काम पर लग जाइए, सामने वाले व्यक्ति से कहा जा रहा है। इसे कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य मतलब जिसकी उपस्थिति वहाँ पर नहीं है, कहीं और है। 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं लेकिन तीसरा व्यक्ति जो वहाँ पर नहीं है उसके बारे में बात हो रही है। यह, वह, ये, वे, आप। यह मेरा भाई है, वह तुम्हारी बहन है। तुम्हारी, यहाँ पर तुम्हारी होगा, तुम्हारी बहन है। ये मेरे दोस्त हैं, वे तुम्हारे बच्चे हैं। पटेल जी लौह पुरुष कहलाते हैं, आप देश की एकता के सूत्रधार हैं। आप मतलब पटेल जी के बारे में बात हो रही है, आप देश के सूत्रधार हैं। ऐसे बात की जाती है जब किसी, आप अब ये मत सोचिएगा आप तो सामने वाले व्यक्ति के लिए बात हो रही है, नहीं। यहाँ पर पटेल जी जब पहले लगा दिया गया है तो पटेल जी के लिए बात हो रही है। आप देश के सूत्रधार हैं, कौन है, पटेल जी। तो इस प्रकार हमने देखा पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला यहाँ पर हो चुका है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दूसरा हमने यहाँ पर क्या देखा था, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो दूसरा देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जैसा कि आपको नाम से पता समझ में आ रहा है, निश्चयवाचक यानी उसके अंदर निश्चित चीज़ का बोध होगा उसके अंदर। इसका जो व्याख्या है वो देख लेते हैं। अर्थ इसका क्या है, इसकी परिभाषा क्या है।
वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चित चीज़ का बोध कराएंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए, यह मेरी घड़ी है। सामने घड़ी पड़ी हुई है और ये कह रहा है ये मेरी घड़ी है। वह तुम्हारी कार है। कार है कोई, उसको देख के इंगित किया जा रहा है वह तुम्हारी कार है, मतलब निश्चितता का बोध है। सामने दिख रही है कार, वो तुम्हारी कार है। सामने कार दिखती हुई बोल रहा है वो तुम्हारी कार है, यानी निश्चित कार तुम्हारी है। ये मेरी कुर्सियाँ हैं, ये तुम्हारे पंखे हैं। सामने वस्तु दिख भी रही है और वो निश्चित है, तो इसलिए कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जस्ट इसका उल्टा होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम का उल्टा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराती है। ये वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि कोई, कुछ, किसी। हमें पता नहीं है कितने व्यक्ति हैं, कितनी वस्तु हैं, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बाहर कोई बैठा है, कौन बैठा है पता नहीं, निश्चित नहीं है कौन है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चाय में कुछ गिरा है, क्या गिरा है पता नहीं। घंटी बजी, कोई आया। यह किसी का पेन है। वह किसी की पुस्तक है, पता नहीं किसकी पुस्तक है, लेकिन वह किसी की पुस्तक है। तो यहाँ पर प्रयोग हो रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये सारे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। फिर आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक यानी आपसे देखिए, काफ़ी सर्वनाम के जो प्रकार हैं, भेद हैं, आपको नाम से ही समझ में आ जाने चाहिए। संबंधवाचक यानी संबंध का बोध कराने वाले शब्द जो संबंध दिखाते हैं दो वस्तुओं में। वे सर्वनाम शब्द जो दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में पारस्परिक संबंध प्रकट करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, जो सो, जिसकी उसकी, जैसी वैसी, उतना जितना उतना, सो वह। अगर आपको इनसे अभी समझ में नहीं आया है तो हम उदाहरण देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर, जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा। जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा। यहाँ पर संबंध दिखा रहे हैं आपस में, ये दोनों। अगर इनको हटा दें तो समझ में नहीं आएगा। पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा, पढ़ेगा उत्तीर्ण होगा, समझ में नहीं आएगा आपको क्या बोला जा रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। संबंध दिख रहा है दोनों, इन दोनों शब्दों का संबंध ये प्रकट कर रहे हैं दो शब्द। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा और वैसा। जो करेगा सो भरेगा। तो यहाँ पर जो शब्द हैं वो संबंध का प्रकटीकरण कर रहे हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। फिर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही आपको ये प्रकट हो रहा है प्रश्नवाचक, इसके अंदर प्रश्न किया जाता है। प्रश्न हम किस में करते हैं, जिसमें हमें कुछ पता नहीं होता, उसमें जो प्रश्न किया जाता है वैसे शब्द। परिभाषा देखिए, वे सर्वनाम शब्द जो किसी प्रश्न के करने या होने का बोध कराते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके इत्यादि। उदाहरण देखिए, आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। और इसमें देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा होगा क्योंकि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम सभी अपने लक्ष्य पर फोकस क्यों नहीं रखते हो। मैं तुम्हें कब नहीं बुलाता। आप दिल्ली में कहाँ रहते हो, प्रश्न किया जा रहा है। तुम प्रातः कितने बजे घूमने जाते हो, प्रश्न किया जा रहा है। तो जिस भी वाक्य में प्रश्न किया जाए, प्रश्न से वाक्य पूछे जाएं, वो शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर आते हैं निजवाचक सर्वनाम पे। निज मतलब खुद का, अपना। तो यानी कौन शब्द होंगे जो अपने लिए प्रयोग होंगे, निज के लिए, निजता के लिए, अपने लिए। परिभाषा देख लीजिए इसकी, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं कार्य करने का बोध कराता है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। देखिए, स्वयं, खुद, स्वतः, आप, अपने आप, मतलब जो खुद काम करने को बोल रहा है, मैं खुद काम कर लूँगा, अपने आप काम कर लूँगा। उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको बहुत ही ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। वह अपने खाना, वह अपना, अपने नहीं आएगा, वह अपना, यहाँ पर अपना आएगा, अपना। वह अपना खाना स्वयं पकाता है।
मैं अपना गृह कार्य खुद करता हूँ, वह अपने आप चला जाएगा। तुम स्वतः ही चले जाना, वह आप आ जाएगा। यहाँ पर आप, तो यहाँ पर वो अपने लिए, निजता के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो इसलिए निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो ये हो गए 6 प्रकार पूरे सर्वनाम के। लेकिन आपने नोटिस किया होगा, ध्यान दिया होगा, कुछ कुछ शब्द दो दो जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। वो दो दो जगह क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये हमको देखना पड़ेगा, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है। क्योंकि आप हम मध्यम पुरुष के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और आप हम निजवाचक के लिए, सर्वनाम के लिए भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है, वह आप आ जाएगा, और हम कहते हैं आपने यह क्या कर दिया। दो जगह इस्तेमाल हो रहा है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो निजवाचक सर्वनाम है या फिर मध्यम वाचक सर्वनाम है? तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कि वो निजवाचक है या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इसके लिए आप नोट कर सकते हैं, विशेष में आकर देखिए, जो आप शब्द है का प्रयोग 3 सर्वनामों में किया जाता है। 3 सर्वनामों में किया जाता है। पहला, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में। उदाहरण देखिए, सोहन आप कहाँ जा रहे हो। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ये है और दूसरा व्यक्ति ये है। ये व्यक्ति इस व्यक्ति से पूछ रहा है, इसका नाम मान लीजिए सोहन है, और इससे पूछा जा रहा है, सोहन आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे, सामने वाले व्यक्ति से पूछ रहा है, क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे। तो यानी ये पहला तो इस्तेमाल होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। कौन सा शब्द, आप। दूसरा, आपका प्रयोग कहाँ पर होता है, आपका प्रयोग होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। कैसे इस्तेमाल होता है, देखिए, महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। आप सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। आप यहाँ किस इस्तेमाल हो रहा है, महात्मा गांधी जी के लिए। आप सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। इनसे मिलिए, आप विशाल पॉल हैं। यानी सामने वाली व्यक्ति, जो व्यक्ति वहाँ पर, आपको मैं उदाहरण समझाता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है और एक तीसरा व्यक्ति है। यहाँ पर ये व्यक्ति इस व्यक्ति से कह रहा है कि इसका ये दोस्त है और इसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि इनसे मिलिए, आप विशाल पॉल हैं। ये आप इस्तेमाल इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, अन्य पुरुषवाचक के लिए इस्तेमाल हो रहा है, आप विशाल पॉल हैं। तो पहला इस्तेमाल हुआ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए आप, फिर दूसरा इस्तेमाल हुआ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए, फिर तीसरा इस्तेमाल हुआ निजवाचक सर्वनाम के रूप में। निजवाचक मतलब जो हमने पढ़ा था, छठवां भेद सर्वनाम का, मैं अपना काम आप ही करता हूँ, मतलब खुद करता हूँ, स्वतः करता हूँ, कोई नहीं करता, मैं खुद अपने आप करता हूँ। तो निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग होता है। फिर एक और शब्द है जो बहुत जगह इस्तेमाल होता है, वो देखते हैं हम। वह कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। वह शब्द का प्रयोग 4 स्थानों पर किया जाता है। वो कौन कौन से स्थान है। पहला है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वह मेरी बहन है। अन्य पुरुषवाचक के लिए इस्तेमाल होता है, जो वहाँ पर व्यक्ति नहीं है, जिसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वह मेरी बहन है। ऐसे ही वह तुम्हारा भाई है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से मैं ड्रॉ करके समझा देता हूँ। मान लीजिए ये व्यक्ति है, एक और व्यक्ति ये है, और ये एक और व्यक्ति है। तो जो पहला है वह मेरी बहन है, वो ये व्यक्ति इसके लिए इस्तेमाल कर रहा है, इसको बता रहा है कि वह ये इसकी बहन है, और ऐसे ही बोल रहा है वह तुम्हारा भाई है। तो अन्य पुरुष के लिए। फिर कहाँ इस्तेमाल होता है इसका, निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में। निश्चयवाचक, जहाँ पर निश्चितता का बोध हो, वहाँ पर वह का प्रयोग होता है। वह मेरी पुस्तक है। सामने पुस्तक पड़ी हुई है, सामने पुस्तक है यहाँ पर, और वो कह रहा है ये वाली पुस्तक मेरी पुस्तक है। वह तुम्हारी कार है, वह तुम्हारी कार है। तो इस प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम में भी वह का प्रयोग होता है। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, आप इसको ज़रूर याद कर लें, ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि ये ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पेपर में आते हैं ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो और वो गलत टिक करके आ जाए। तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो दो स्थान देख लिए हमने,
तीसरा स्थान कौन सा है, कहाँ पर प्रयोग होता है, सह संबंध वाचक सर्वनाम में। जो विद्वान होता है वह सभी जगह आदर का योग होता है, जो विद्वान होता है वह सभी जगह आदर का योग होता है। तो सह संबंध वाचक सर्वनाम, जो कि संबंध वाचक हमने पढ़ा था, उसी में सह संबंध वाचक सर्वनाम है जिसमें इसका प्रयोग होता है। चौथा, सार्वनामिक विशेषण के रूप में। ये जो सार्वनामिक विशेषण है, ये इसको हम अच्छे से विशेषण चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि ये सर्वनाम का भी एक रूप है जिसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सार्वनामिक विशेषण के रूप में भी होता है, वह पुस्तक मेरी है। इसमें क्या अलग होता है, जो सर्वनाम होता है वो संज्ञा से जस्ट पहले, बिल्कुल जस्ट पहले आता है संज्ञा से। देखिए, पुस्तक संज्ञा एक, संज्ञा से जस्ट पहले वह आ रहा है, और वह क्या है, सर्वनाम है। और ये जो सर्वनाम है, ये जो वह है, ये पुस्तक की विशेषता बता रहा है। वह पुस्तक, पुस्तक पर जोर डाला जा रहा है कि वह पुस्तक मेरी है, वह पुस्तक मेरी है। फिर इसी प्रकार ये बोल रहा है, वह गाड़ी तुम्हारी है, वह गाड़ी तुम्हारी है, तुम्हारी है। ऐसे भी तो बोल सकता है ये, वह तुम्हारी गाड़ी है, लेकिन गाड़ी पर जोर डालते हुए बोल रहा है वह गाड़ी तुम्हारी है। इस प्रकार जब संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाए और वो उस संज्ञा की विशेषता बताने लग जाए सर्वनाम, तो उसको हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार ये सार्वनामिक विशेषण के रूप में भी होता है, इस्तेमाल होता है। तो ये पूरा था चैप्टर सर्वनाम, जिसको हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। ये अगर आप ये पूरा 2-3 बारी वीडियो देख लेंगे, आपको पूरी तरीके से ये पूरा का पूरा सर्वनाम अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं आशा करता हूँ आपको ये पूरा सर्वनाम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया आपको, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार जैसे मैं संज्ञा लेके आया हूँ, सर्वनाम लेके आया हूँ, इसी प्रकार सब कुछ, क्रिया विशेषण, सब कुछ, पूरा व्याकरण का कोर्स कंप्लीट किया जाएगा इस चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी नर्ड। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।